हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है हिंदी का जो है हमारा जो हिंदी जो हमारा आता है जो 30 नंबर की जो है सीटेट के लिए, उस चीज़ को हम लोग आज क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट बनाएंगे, प्यार देंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का 31 क्वेश्चन। अभी हम लोग सुबह क्या देखें, सीडीपी को देखें। तो सीडीपी की वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाकर के वहाँ सीडीपी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, सीडीपी की वीडियो क्या है, पड़ी हुई है। आप लोग सुबह 8 बजे सीडीपी की क्लास हम लोग की चलती है और शाम को 4:30 बजे तक आप लोगों को किस चीज़ की वीडियो मिल जाती है, किसकी मिलती है बताइए। तो आप लोगों को मिलती है हिंदी की प्लस ईवीएस की, ईवीएस की भी मिलेगी, और मैथ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। थोड़ा सपोर्ट बनाइए और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 31, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो हम लोग उपचारात्मक शिक्षण होता है वह किस पर निर्भर, समस्या क्या होता है, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, या समय व अवधि पर, या जो है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो किस पर करती है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान। उपचार कब करेंगे, आप जब समस्या को जानेंगे, समस्या के कारण को जानेंगे, तभी तो आप उपचार करेंगे उस शिक्षा का। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताइए 32 क्या कर रहा है कि भाषण शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। जो भाषा शिक्षण है उसमें पाठ्य पुस्तक क्या है, एकमात्र संसाधन है, एक साध्य है, एक साधन है, या अनावश्यक है। तो क्या है, यह एक साधन है। भाषा जो है शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक क्या है, साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। जो पाठ्य पुस्तक है वो किसके रूप में प्रयोग, एक साधन ही तो जिसके द्वारा हम सीखते हैं। ठीक है, बालक क्या करता है, बालक किसी चीज़ को सीखता है, या एक क्या पाठ्य सामग्री में उसके क्या है, साधन के रूप में यूज की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताएं 33 बताइए क्या करा कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों करते हैं, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों को क्या करते हैं, सामना करते हैं। जो हिंदी, जहाँ की हिंदी लैंग्वेज नहीं है, उन्हें क्या हिंदी सीखने में क्या होती है, प्रॉब्लम। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी से हैं तो हम लोग की भाषा ही क्या है, हिंदी है। तो हिंदी भाषा को हम लोग जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग को इंग्लिश सीखना हो, जो हमारी द्वितीय लैंग्वेज एक तरह से होती है, ठीक है, तो उसको सीखने में हम लोग क्या दिक्कत होती है। इसके कहते हैं अधिगम भाषा कहते हैं। अर्जन भाषा जो हमारी वो हिंदी है मातृभाषा के रूप में, तो उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, इसलिए सीखने में क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग 34 बताइए। कहानी सुनने से, कहानी सुनने से क्या होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं। कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 34 को बताइए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। तो ये बिल्कुल बात, अगर आप क्या कोई कहानी सुनेंगे तो एकाग्रचित्त होकर के शांति से बैठेंगे, अनुशासित रहते हैं, ये भी बात गलत है। ठीक है, और कौन सी है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। बच्चों को जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानी किसी महापुरुष के बारे में या अपने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कहानियाँ सुनाएंगे, तो बच्चे की क्या होती है, कल्पना शक्ति बढ़ेगी, चिंतन वो करेगा, चिंतन शक्ति उसकी, अच्छा पहले ज़माने में ऐसे थे, ऐसे हमारे देश में इस देश के साथ उस देश के साथ क्या हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसके बीच में क्या होगी, कल्पना शक्ति जागृत होगी, उसका विकास होगा और चिंतन करेगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 35 क्या कर रहा है कि बच्चों के लेखन कौशल, मतलब लिखने में कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर है। लेखन कौशल में अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख करना, सुनना तब लिखना, या फिर पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुंदर लेख का अभ्यास करना। बताइए 35 का कौन सा राइट आंसर। तो अपने अनुभव, बच्चा अगर अपने अनुभवों को लिख रहा है तो वह सबसे अच्छा कौशल, उसका कौशल का मूल्यांकन करना सबसे बेटर विधि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आप 36 बताएंगे। जो है 36 हमारा क्या कर रहा है कि बोलना कौशल, जो हमारा स्किल जिसकी, सॉरी बोलना जो होता है हमारा स्पीक स्किल में महत्वपूर्ण, बोलने के कौशल में क्या महत्वपूर्ण था, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकते हैं, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या मधुर वाणी। बताइए तो 36 का हमारा क्या आ जाएगा, तो 36 पर हमें हमेशा क्या आ जाएगा आंसर हमारा, बताइए। तो ए पार्ट आएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना सबसे बोलने का स्किल, बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन आप लोग 37 बताइए। एक भाषा जो होती है हमारी, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा जो है शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बताइए क्या, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के रूप में मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव, या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। बताइए क्या है 37 का। तो ये हमारा क्या है, जो बहुभाषिक कक्षा होती है जहाँ बहुत सी भाषाओं का यूज किया जाता है, कि शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना जो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। 38 बताएंगे आप लोग। एक समावेशी कक्षा है जहाँ सभी प्रकार के, समावेशी का मतलब जहाँ विकलांग बच्चे और सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, हर तरह के बच्चे एक कक्षा में होते हैं, उससे बोलते हैं समावेशी कक्षा। ठीक है। कथनकारा भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। बच्चे परिवेश से क्या करते हैं, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हैं, करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रह करके अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध मौला भाषा जो महावला भाषा जो होता है सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का क्या होता है, भाषा विकास शीघ्र होगा। बताइए 38 का क्या हो जाएगा, डी पार्ट होगा। ठीक है। व्याकरण के, अगर बच्चा व्याकरण के नियम, आप जब हिंदी पढ़ते हैं तो उसके व्याकरण को सीखते हैं, व्याकरण को सीखते हैं ताकि हम शुद्ध शुद्ध क्या करें, हमारे अंदर एक शुद्ध भाषा का क्या उसके विकास हो सके। ठीक है। इंग्लिश पढ़ते हैं तब भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश का व्याकरण पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ते हैं तब भी हम संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हैं ताकि हम क्या करें, उस भाषा का जो हमारे अंदर शीघ्रता से क्या हो सके, विकास हो सके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग 39 बता दीजिए। 39 क्या कह रहा है कि एक बहुभाषी सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में, मतलब सांस्कृतिक मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के अलग अलग संस्कृति के बच्चे जो क्लास में आते हैं, जैसे आप अपने ही स्कूल में लीजिए या आप कहीं भी जाते हैं पढ़ने, तो अलग अलग जगह के अलग अलग संस्कृति कल्चर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वही कह रहा कि एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर आप अधिक महत्व देंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ्य को भली भांति समझाना, या फिर जो है बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना। ये सबसे बड़ी बात है। अगर बच्चे अलग अलग संस्कृति के हैं तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक उनको अवसर देंगे तो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, जल्दी ग्रहण करेंगे। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें जो है हिंदी में जो है, जो हमारी हिंदी आती है उसमें 15 हमारा पैडागोजी के आता है और 15 हमारे क्या आते हैं, गद्यांश आते हैं। तो पैडागोजी को 15 क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद गद्यांश भी 2 गद्यांश हमारे आते हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है। चलिए बताइए कक्षा जो है, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, जो हमारा प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताइए प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है तो स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो पूछ रहा कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो वर्णमाला को क्या करना, क्रम से कंठस्थ करना, ये हमारा प्राथमिक स्तर का जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। चलिए जब छोटा बच्चा रहता है तो कहाँ से वो क्रम से सारी चीज़ों को याद कर देगा। ठीक है। उल्टा पुल्टा सीधा, कहीं का यहाँ लिखेगा तो खा वहाँ लिखेगा, दगा तो वहाँ लिखेगा, घा यहाँ लिखेगा, तो क्रम से सारी चीज़ें नहीं याद कर पाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 41 बताइए, जो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बताइए तो ये बिल्कुल बात, अगर बच्चा जितनी उसकी क्षमता है उसी के अनुसार उसे गृह कार्य दिया जाए। अगर बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है उसको बहुत सारा गृह कार्य दे रहे हैं तो ये गलत बात है। ठीक है। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। बिल्कुल गलत बात है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ये भी जरूरी नहीं कि हाँ बच्चे को गृह कार्य देना ही आवश्यक है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 बताएंगे, भाषा के अभिव्यक्तात्मक जिस कौशल कौन से हैं, अभिव्यक्त जिसके द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं। ग्रहणात्मक कौन कौन से होते हैं उनको भी बताना। व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना बोलकर हम कर सकते हैं। अगर हमें अपना अभिभाषण के मतलब भाषा का अभिव्यक्त करना किसी के सामने तो हम बोल के कर सकते हैं, बोल के करेंगे आप जो है। ठीक है। बोलकर और लिख कर, 2 तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है। बोलकर और क्या करके, लिख कर हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने आप को अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा ग्रहणात्मक कौन हो सकता है, तो हम सुन करके और क्या करके, पढ़ करके उसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है। ठीक है। ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है कौन सा, सुनना और पढ़ना, और बोलना और लिखना हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। चलिए आइए चलते हैं 43 बताइए। 43 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए बच्चे जो है समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा को क्या परिमार्जन कर लेंगे। 43 का तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमसे असत्य पूछा है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बिल्कुल क्या है, सही बात है। ठीक है। ये भी बात है हमारे क्या लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में क्या करता है, सहायक होता है। लेकिन ये हमारा क्या है, असत्य है। हमसे असत्य पूछा है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा। 43 का सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं 43 का, तो सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक। नेक्स्ट चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आप बताइए 44, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, मतलब सही है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बताइए पढ़ना लिखना ही कौशल पर केवल जहाँ आएगा क्या हो जाएगा, बताइए केवल जहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा, तो केवल जहाँ भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। 44 का सी पार्ट होगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर क्या है, अंतर संबंधित हैं। बिल्कुल सही बात है। सी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ केवल आता है वहाँ क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ भी देखिए केवल हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं केवल। ठीक है। भाषा कौशल के विकास के अभ्यास की अपेक्षा अधिक भाषा नियमों का ज्ञान जरूरी है। ठीक है।
ये भी हमारा गलत बात है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कर रहा है, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। पाठ्य में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता देते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो हमारा क्या आ जाएगा 45 का डी पार्ट हमारा राइट। चलिए यहाँ से हमारा एक कविता दी गई, कविता को पढ़ के हमें उसका आंसर देना है, और प्लस जो है सोहनलाल द्विवेदी की अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुणाचल उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या करें, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है। गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है बेखबर सोना। क्या होकर सोना, बेखबर होकर सोना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गहरी नींद में सोने का मतलब क्या होता है, बेखबर होकर सोना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देना चाहता है, बताइए कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देना चाह रहा। अतल गहराई में पतन की राह पर, कहाँ नहीं जाने देना चाह रहा, पतन की राह पर कभी जाने नहीं देना चाह रहा। चलिए 48 बता दीजिए। कभी किस तरह के व्यक्तियों की संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक परिश्रमी है, बिल्कुल नहीं। जो अत्यधिक परिश्रमी है, बिल्कुल नहीं। जो जीवन के कठोर वास्तविकता से क्या है, बेखबर है, बिल्कुल सही बात है। जो क्या है, उन्हीं को तो जगाने आ रहा है कभी, जो बेखबर हैं, बेखबर होकर के क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बताइए क्या कर रहा है कि कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है, ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा 49 का बी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 बता दीजिए। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अ वर्ण की बार बार इसमें देखिए त वर्ण की भी हो रही, तो ये कौन सा हमारा अलंकार हो जाएगा। जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, 50 का हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट बता दीजिए। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है कोलाहल, हर्ष, आकाश या जागृति। तो क्या होगा, जागृति। किसी को जगाने का मतलब क्या होता है, जागृति। जागृति हमारा क्या है, इसका शीर्षक है। नेक्स्ट बताइए। अब हमारे 52 से 60 तक भी हमें क्या दिया, गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसको भी पढ़ना है और आंसर देना। देखिए क्या करा, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। हैं, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़ करके उस पर जो है अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा कि काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं। गांधी जी द्वारा कहा गया कि वगैरह शब्द का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया, पच गया मतलब कितना आत्मसात हुआ। ठीक है, यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वो लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा में पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जो हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इसमें हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। गांधी जी की रोचक संस्मरण है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन बताइए। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ, बताइए मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी, इसका एहसास हुआ। मनु ने डायरी को काटने की गति का हिसाब लिखा था, इसका एहसास हुआ। उन्होंने डायरी की सही सही बातें लिखी, इसका हुआ। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया, इस चीज़ का एहसास हुआ। तो उन्होंने डायरी में किस शब्द का प्रयोग किया था, वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, इसका एहसास हुआ। ठीक है, चलिए 53 बताइए। आप एक बार गद्यांश पढ़ लेंगे, आंसर देते जाएंगे, कुछ देखना ही नहीं गद्यांश। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे किसी ने आपको कह दिया कि कौन कौन सा आपका बॉस है, आप किसी कंपनी में, तो सर मैंने एक प्रिंटिंग वाला काम किया, वगैरह वगैरह किए, तो किसी क्या हो रहा है, आप तो प्रिंटिंग किए, ये तो बात स्पष्ट होगी, लेकिन और कौन सा, झाड़ू लगाएं या खाना खाएं या क्या किए, ये सब चीज़ें स्पष्ट होता ही नहीं है, स्पष्ट। तो वगैरह शब्द से अस्पष्टता नहीं आ रही है। ठीक, कार्य और ना ही विचार की स्पष्टता नहीं आ रही। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 54 बता दीजिए। गांधी जी जो है डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा, 54। तो गांधी जी दोनों में समय लगता है, बकवास बात है। दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल है, ये भी गलत बात है। दोनों रोज किए जाते हैं, बिल्कुल। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी है। ठीक है, डायरी लिखने को इबादत खाने जैसा क्योंकि दोनों में क्या, सच्चाई और ईमानदारी है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 55। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब करता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, इससे व्यक्ति का अच्छा समय गुजरता है। बताइए, तो ये दोनों बातें तो गलत हैं, सी और डी तो 100% गलत हैं। बचे ए और बी, बताइए कौन सा है। 55 का कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, इसमें विश्लेषण करता है और स्व अपना क्या करता है, मूल्यांकन करता है डायरी लिखने में। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे,
हस्ताक्षर क्या करते थे, हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो 56 का सी पार्ट बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और चलिए 57, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो प्रति क्या हमारा है, प्रति क्या उपसर्ग है या अव्यय है, तो जिसमें अव्यय रहता है हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, पढ़ा हुआ कितना पच गया, तो पढ़ा हुआ का मतलब कितना जो हम पढ़े हैं वो हमें कितना पच गया, या कितना हमें याद हुआ, या कितना आत्मसात हुआ, तो ये हमारा क्या जाएगा डी, पढ़ा हुआ कितना हमें आत्मसात हुआ, 58 का डी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, विचार में कार्य, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य का तद्भव क्या होगा, कार्य का क्या होगा, काज होगा, कारज होगा, काम होगा या सेवा होगा, तो कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य का हमेशा क्या होता है, काज होता है, ठीक है। काज का कार्य का क्या होता है, तद्भव काज होता है, ठीक है। अब विचार में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक हो जाता है, क्या हो जाता है, वैचारिक हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, वैचारिक, तो इसका क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग बताइएगा 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। मेरे ख्याल से अगर जिसने भी 30 में से 28 सही किए होंगे उसकी तैयारी समझिए एकदम बेटर है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। 130 प्लस लाने में जो है आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो 130 प्लस आएगा, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, 100% आएगा। बहुत जल्द हम लोग जो है आपको टाइप करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ, बहुत जल्दी टाइप करके आप लोगों को सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा, अभी मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आपको टाइप करके क्वेश्चन भी मिलेगा प्लस थियरी भी मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।